जब हम लोग टॉर्क को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है डेजी बताओ, व्हाट इज इनर्शिया? अगर आमतौर पे डेजी बताइए। रेस्ट पे रहेगा या मोशन पे रहेगा, अगर कोई फोर्स क्या होता है अच्छे इनर्शिया बताओ। The tendency of an object to stay in rest or in motion. वेरी गुड अच्छे। इनर्शिया एक बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहती है और मोशन में है तो मोशन में ही रहती है। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि उसकी स्टेट चेंज करना आसान नहीं होता है। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। अब खास बात ये होती है बच्चे, मोशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है उसकी मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, और जब बॉडी घूम रही होती है उसको कहते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन। अब होता क्या है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है तो जो इनर्शिया होता है वो मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मास पे। मतलब एक बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना मुश्किल होगा। एक भारी बच्चा है, उसको अपना मोशन बढ़ाने और घटाने में बड़ी दिक्कत आएगी। कोई हल्का बच्चा है उसके लिए आसान होगा। भारी ऑब्जेक्ट को रोकना इतना आसान नहीं होगा। अब ट्रेन है, पता है ट्रेन जब ब्रेक भी लगाती है तो 1 किलोमीटर तक चलती जाती है, उसके बाद रुकती, क्योंकि उसमें उसका मास क्या है? बहुत ज़्यादा है, उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। जिस चीज़ का इनर्शिया अगर ज़्यादा होता है उसको अपना मोशन को चेंज करना आसान नहीं होता है। ये तो जो हम इनर्शिया की बात करें, ये ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें। किसकी बात करें बच्चों? ट्रांसलेटरी। अगर हम लोग बच्चे एक मिनट रुक जाओ, हम लोग बात करें रोटेशनल इनर्शिया की, क्या होगा? रोटेशनल इनर्शिया। तो अगर मैं आपसे कहूँ रोटेशनल इनर्शिया, तो वो जस्ट बताओ बच्चे आप कैसे डिस्क्राइब करोगे रोटेशनल इनर्शिया को? किसी भी बॉडी का रोटेशनल मोशन में चेंज लाना कितना आसान या कितना मुश्किल है, ये उसके रोटेशनल इनर्शिया से पता चलता है। किससे पता चलता है? रोटेशनल इनर्शिया। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो अगर ज़्यादा हो, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो अगर ज़्यादा हो तो बॉडी अपने स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन को इजीली चेंज नहीं कर सकती। मतलब अगर आपको कोई बॉडी इनर्शिया ज़्यादा है तो उसका मोशन आसानी से चेंज नहीं कर सकते। जितना कम इनर्शिया होगा उसका मोशन चेंज करना उतना ही आसान होगा। ट्रांसलेटरी मोशन में इनर्शिया सिर्फ किस पे डिपेंड करता था? मास पे। रोटेशन में इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता है। रोटेशन में इनर्शिया मास पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ साथ में रेडियस पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने ये बताया, इसका क्या एग्जांपल है, एक काम करते हैं, एक पॉइंट मास मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पॉइंट मास। मतलब आपने एक धागे से एक बॉल को बांध लिया। एक धागे से क्या किया बच्चों? एक बॉल को बांध दिया और इस बॉल को आप घुमा रहे हो। तो अब जैसे मान लो स्टार्टिंग में तो ये बॉल रेस्ट पे थी। क्या थी? रेस्ट पे। अब मैंने कहा आप इसको घुमाना चालू करो, फिर क्या करो? तेज करो। क्या करो? तेज। जब आप इसको घुमाना तेज करोगे, मतलब घुमाना फास्ट घुमाओगे, मतलब इसका रोटेशनल मोशन क्या कर रहे हो आप? रोटेशनल मोशन बढ़ा रहे हो, जो भी चेंज कर रहे हो, एक तरीके से क्या कर रहे हो? चेंज। तो अगर इसका रोटेशनल इनर्शिया कम होगा तो उसको रोटेशनल मोशन को चेंज करना आसान होगा। अगर इसका रोटेशनल इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसका रोटेशनल मोशन चेंज करना मुश्किल होगा। जब हम लोग रोटेशनल इनर्शिया की बात करते हैं तो उसको हम आई से डिनोट करते हैं, और एक्चुअली उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये मास और रेडियस दोनों पे डिपेंड करता है। अगर कोई पॉइंट मास हो, क्या हो? पॉइंट मास हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। ये m क्या है? मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, एंड r इज रेडियस। इसका मतलब हम आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं बच्चे। तो एक क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको 2 बॉल दे रखी हैं। एक बॉल का मास है 1 kg
ठीक है, और इसकी जो रस्सी है, जिस रस्सी से बंधा हुआ है उसका रेडियस 2 मीटर है, और दूसरी बॉल जो है उसका मास जो है वो 2 kg है, और उसकी जो रस्सी है उसका रेडियस क्या है, 1 मीटर है। आपको दोनों को घुमाना है। स्टार्टिंग में तो रेस्ट पे होगी तो घुमाना चालू करोगे, ठीक है, ऐसे। तो दोनों को घुमाना है और दोनों को सेम मोशन में लाना है। क्या करना है, सेम मोशन मतलब क्या है, दोनों को सेम एंगुलर स्पीड देनी है। क्या करनी है, सेम स्पीड से घुमाना है। तो किसको घुमाना आसान होगा और किसको घुमाना मुश्किल होगा कंपैरेटिवली? पहले वाले को तो देखो बच्चों, एक काम करते हैं। अब कई बार जो बच्चे देखते हैं जिनको लगता है इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, वो ये कहेंगे कि सर इसका तो मास ज़्यादा है तो इसको घुमाना मुश्किल होगा, सर नहीं, इसको आसान होगा। देखो बच्चे, सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ रोटेशन में इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास और रेडियस। देखो अगर ट्रांसलेटरी मोशन हो, कैसा मोशन हो, ट्रांसलेटरी। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में 2 ब्लॉक हैं, जैसे एक है 5 किलो का ब्लॉक और एक है 10 किलो का ब्लॉक, दोनों रेस्ट में रखे हैं। तो कौन से ब्लॉक को चलाना आसान होगा? देखो ट्रांसलेटरी मोशन में हम कहेंगे इस ब्लॉक का मास कम है तो इसको चलाना आसान होगा। इसमें आप मोशन की स्टेट चेंज कर सकते हो इजीली, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसका इजीली नहीं कर सकते क्योंकि इसका मास क्या है, ज़्यादा है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना इनर्शिया ज़्यादा होगा, जितना इनर्शिया ज़्यादा होगा उतना ही बॉडी के मोशन में चेंज करना सिंपल नहीं होगा, उतना ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इनर्शिया की वजह से बॉडी में चेंज आप इजीली ला नहीं सकते हो। अब इसके अंदर इनर्शिया देखते हैं। इसके अंदर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है इसका? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। मास कितना है 1, और रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 kg मीटर स्क्वायर। और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? मास कितना है इसका 2, रेडियस कितना है 1, 2 kg मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोगों को एक यूनिट भी मिल गई। देखो कई बार आप लोग पूछते सर इसकी यूनिट क्या होगी? देखो यूनिट निकालना आना चाहिए। मास की यूनिट क्या होती है kg, और डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होगी? kg मीटर स्क्वायर। किसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आ रहा है, इसका या इसका? फर्स्ट का। तो फर्स्ट को घुमाना डिफिकल्ट होगा। किसको घुमाना डिफिकल्ट होगा? फर्स्ट को। डिफिकल्ट घुमाना मतलब इसका मोशन चेंज करना, रोटेशनल मोशन चेंज करना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। अगर आप सिर्फ मास के बेसिस पे देखोगे तो जबकि मास किसका ज़्यादा है? इसका। रोटेशन में सिर्फ मास मैटर नहीं करता है, मास के साथ क्या क्या मैटर करता है? रेडियस भी मैटर करता है। तो अगर इसका एग्जांपल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रैक्टिकली क्या है? अच्छा, इसका मतलब बताओ देवाशीष। प्रैक्टिकली हम आपको एक बॉल दें 1 kg की, और इसका थ्रेड जो है 2 मीटर लंबा है, और फिर आपको दूसरी बॉल दें 2 kg की जिसकी जो थ्रेड है, मतलब जिस धागे से बंधा हुआ है वो 1 मीटर का है। तो अगर आपको दोनों को घुमाने को दें तो आप किसको आसानी से मोशन में ला पाओगे? सेकंड को आप आसानी से मोशन में ला पाओगे, जबकि वो एक्चुअल में क्या है वो भारी, बट क्योंकि इसका ओवरऑल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है, तो इसका आप मोशन चेंज आसानी से कर सकते हो। अच्छा, सिर्फ मोशन में लाना आसान नहीं है, मोशन से रोकना भी आसान है, क्योंकि मैंने कहा मोशन में लाओ, मोशन में रोको, या जो भी चेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? चेंज। इसको घुमा भी इजीली सकते हो, इसको रोक भी इजीली सकते हो। भाई ट्रेन को, जब ट्रेन स्पीड गेन करती है तो ट्रेन को स्पीड गेन कराना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि भारी मास है, और अगर ट्रेन ने स्पीड गेन कर ली तो ट्रेन को रोकना भी मुश्किल होता है क्योंकि ट्रेन का मास क्या है? ज़्यादा है। ट्रेन का मास क्या है? ज़्यादा है, तो ट्रेन का इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होता है उसको मोशन में लाना भी मुश्किल होता है, और उसको मोशन से रेस्ट में भी लाना मुश्किल होता है। उसमें आप कोई भी चेंज करो, उसके अंदर चेंज क्या होते हैं? मुश्किल होते हैं। ट्रेन की स्पीड घटाना बढ़ाना उतना सिंपल नहीं होता जितनी आप बाइक की स्पीड इसलिए बढ़ा घटा देते हो। बाइक का मास कम है क्योंकि बाइक का इनर्शिया कम है, इनर्शिया कम होगा तो चेंज आप इजीली कर सकते हो, और इनर्शिया का ज़्यादा होगा तो चेंज इजीली नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो अच्छी बात हुई, पॉइंट मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। अगर पॉइंट मास ना हो, मल्टीपल मासेस हो तो क्या होगा? देखो मल्टीपल मासेस हो, अगर हम मल्टीपल मास की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? मल्टीपल मास। जैसे मल्टीपल मास मतलब मल्टीपल पॉइंट मास। कैसा मल्टीपल पॉइंट मास? तो जैसे मान लो एक धागे पे आपने कई सारे मास बांध दिए। जैसे यहाँ एक मल्टीपल पॉइंट मास बताते हैं बच्चे, एक मिनट जाओ। जैसे एक आपने रॉड सी ली, डंडा लिया, उस पर कई सारे मास बंधे हुए हैं। यहाँ ये पॉइंट मास है, इसका मास m1 है, इसका रेडियस r1 है। दूसरा मास है m2 पॉइंट मास, इसका रेडियस r2 है। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा यहाँ हम लोग पॉइंट मास बोल रहे हैं, पॉइंट मास का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? सर मतलब उस पॉइंट से देखो जैसे बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे। देखो जैसे मान लो यहाँ पर एक छोटी सी बॉल है और ये धागा बहुत लंबा है, तो इस रेडियस के कंपैरिजन में बॉल का जो साइज है वो बहुत छोटा है। इधर देखो अच्छी,
इस रेडियस के कंपैरिजन में बॉल का साइज बहुत छोटा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फुटबॉल अपनी जगह पे घूम रही है। अब जैसे फुटबॉल अगर अपनी जगह पे घूम रही होगी तो ऐसे केस में उसको पॉइंट मास आप नहीं मानोगे। क्या ये दोनों केस सेम है, अलग अलग है? बहुत अलग अलग। भाई फुटबॉल अपने एक्सिस पे घूम रही है तो आप फुटबॉल तो भाई बड़ी सी बॉडी है, अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो उसको पॉइंट मास आप कंसिडर नहीं कर सकते। और यहाँ अगर एक बॉल ऐसे घूम रही है तो उसको पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हो। पॉइंट मास कंसिडर करना एक रिलेटिव टर्म है। हाँ, कह सकते हैं क्योंकि वो कोई पोजीशन चेंज ही नहीं कर रही तो थोड़ा हम बताते हैं बच्चे, रुको। देखो अर्थ को आप पॉइंट मास मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते। कैसे? अगर आप अर्थ को सन के राउंड, इधर देखो, सन के राउंड घूमता हुआ मानो तो ऐसे टाइम पे आप अर्थ को पॉइंट मास मान सकते हो। क्यों? क्योंकि जो अर्थ घूम रही है उसका रेडियस क्या हो जाएगा। देखो अर्थ की अगर हम बारे में बात करें, इधर देखो, अगर अर्थ को आप सन के राउंड देखो तो ऐसे घूम रही है, तो अगर सन के राउंड, अगर सन के इतने बड़े लार्ज स्केल पे आप उसे कंपेयर करोगे तो आप क्या मानोगे उसको? पॉइंट मास। पॉइंट मास और लार्ज मास एक रिलेटिव टर्म होती है। क्या होती है? रिलेटिव। आप जब बल्क लेवल पे कंपेयर करते हो तो वो चीज़ क्या हो जाती है? अपने आप छोटी हो जाती है। अब अर्थ का साइज है और अगर आप सन के लेवल पे कंपेयर करो, जैसे मान लो आप पूरा सोलर सिस्टम ड्रॉ करोगे तो अर्थ को कैसा दिखाओगे? छोटा सा। तो ऐसे केस में अर्थ अपने आप क्या हो गई? पॉइंट मास हो गई। अच्छा, और अगर आप अर्थ को सन के राउंड नहीं मानोगे, अर्थ को अपने एक्सिस के अबाउट स्टडी करोगे, अपने एक्सिस हो, तो ऐसे केस में आप अर्थ को पॉइंट मास नहीं मानोगे। तो जो भी ये जो टर्म होती है पॉइंट मास या जो भी है, ये सब कैसे टर्म्स हैं? रिलेटिव। कैसी हैं? रिलेटिव। भाई अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो पॉइंट मास नहीं माना जाएगा। अब जैसे मान लो बच्चे, एक बंदा है अपने गाँव में अमीर है तो बाबू हो गया अपने गाँव का, और जैसे ही अगर वो अपने पूरे शहर में या पूरे एक जिले में या पूरे राज्य में देखेंगे तो अमीर नहीं होगा। तो अमीर और गरीब भी क्या होती है बच्चे? एक तरीके से कैसे टर्म है? रिलेटिव टर्म है ना। मान लो एलन मस्क अमीर है और मान लो कोई एक एलियन रहता हो जो एलन मस्क से भी बहुत अमीर हो, तो कहेगा ये तो बहुत गरीब आदमी है, तो उसके लिए तो गरीब ही हो जाएगा। तो अमीरी और गरीबी एक रिलेटिव टर्म है, तो ऐसे भी ये भी एक तरीके से क्या है? रिलेटिव टर्म है। तो ये मान लो बहुत सारे पॉइंट मास हैं, 1 2 3 4 ऐसे कई सारे हैं। तो अगर इनका सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कई सारे, एक पॉइंट मास नहीं हो, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा? mn rn स्क्वायर। तो ये बच्चों इस तरीके से हम लोग पॉइंट मास का पढ़ते हैं। बस इसमें हम आपको एक और चीज बता देते हैं, इसमें बच्चे मल्टीपल पॉइंट मास है। जैसे ये तो किसका हो गया? ये तो एक सिंगल पॉइंट मास का हो गया। जैसे अगर आप निकाल रहे हो तो एक सिंगल पॉइंट मास हो गया। ये पॉइंट मास है हमारे पास, एक सिंगल मास है। जैसे एक बॉल घूम रही है और अगर एक से ऐसे एक एक्सिस पे कई सारी बॉल घूम रही हैं ऐसे ऐसे, यूं देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे मल्टीपल पॉइंट मास, तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है जानने को। जैसे मैं तो देखो, जैसे मान लो एक केस लेते हैं बच्चों, जैसे पॉइंट मास में हमने ये तो पढ़ लिया, बट एक सिनेरियो मान लेते हैं। ये एक पॉइंट है और ये धागा ऐसे है और एक बॉडी ऐसे घूम रही है। कैसे घूम रही है? कैसे घूम रही है? ऐसे। थोड़ा समझ में आया बच्चों? सही क्या बनाया है? बता देते हैं फिर से। जैसे बॉल इसमें नॉर्मली ऐसे घूम रही थी ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, बॉल ऐसे घूम रही थी। बॉल इसमें तिरछी है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अच्छा, वो ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। हाँ, जैसे मान लो हम ऐसे घुमाते हैं ना, जैसे थैले को लटका के घुमाते हैं ना, यूं यूं करके। थैला कैसे घूमता है? बॉल आप यूं यूं घुमा रहे हो ना, कॉनिकल टाइप में। हाँ सर, समझ गए ना बच्चे? कॉनिकल टाइप में आपके पास बॉल है, आप ऐसे ऐसे नहीं घुमा रहे। कैसे घुमा रहे हो? कोन शेप में। देख रहे हो ना, यूं यूं घुमा रहे हैं, तो कैसे घूमेगी? कोन शेप में। ये हमारा धागा है और बॉल कैसे घूम रही है? यूं यूं घूम रही है। समझ में आया बच्चों? सर मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। देखो ऐसे घुमाता है, ऐसे ऐसे घुमाता है। देखो, आपने एक धागा लिया, बॉल ऐसे लटक गई, आपने इस बॉल को यूं यूं घुमाया, तो बॉल कैसे घूमेगी? ऐसे ऐसे। धागा कैसे जा रहा है? कैसे? धागा ऐसे जा रहा है। ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, बॉल ऐसे घूम रही है यूं यूं। ठीक है, अभी रुक जाओ बच्चे, हम बता देंगे। इधर देखो, रुक जाओ, प्रैक्टिकली दिखा देंगे इसको। हाँ, जैसे वो बता रहे हैं ना, ऐसे ही। देखो बच्चे, तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आपसे कोई कहे बॉल का मास m है, इधर देखो बच्चे, बॉल का मास m है, और अगर ये रेडियस क्या है? r है। ये रेडियस क्या है? r है, और ये एंगल कितना है? थीटा है। ये एंगल कितना है? थीटा है। तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, बता सकते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला, हाँ,
MR तो आमतौर पे आप सोचोगे MR²। अब देखो बच्चे ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जो डिस्टेंस लेते हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, ये डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से यहाँ। अगर ये R होगा तो थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ये कैसे निकाला, ये हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना, कि भाई टेन थीटा 20 थीटा साइन थीटा लगा करके उस बेसिस पे। देखो ये R होगा तो ये थीटा के साथ वाला ये R cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, R sin थीटा। नहीं तो वेक्टर रिजोल्यूशन से भी कर सकते हो बच्चों। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए लिखेंगे मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस क्या लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ये वाला सही बोला, R sin थीटा का स्क्वायर। तो ये आएगा बच्चे, समझ में आ गया। अगर एंगल पे हो तो यहाँ तक बच्चे हमने पढ़ लिया है। तो हम लोग जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो हमने लास्ट क्लास में आपको पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था। किसका बताया था, पॉइंट मास। पॉइंट मास क्या होता है, एक छोटा सा मास एक जगह कंसंट्रेटेड हो, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² बताया था हम लोगों ने। इधर देखो बच्चों, बट जब बात करते हैं लार्ज बॉडी की, किसकी, लार्ज बॉडी की, तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे इसके बारे में कैसे निकाला है, तो थोड़ा आइडिया देंगे। ऑल द डेरिवेशन अब हमारे करिकुलम में नहीं है और मेंस में भी नहीं आती है, एडवांस वगैरह में पूछी जाती है, तो आप लोगों को थोड़ा सा असली आइडिया दे देंगे कि कैसे करते हैं। अब होता क्या है बच्चों, जब हम लोग पॉइंट मास के अलावा एक लार्ज बॉडी की बात करते हैं, जैसे पॉइंट मास तो क्या हो गया, एक छोटा सा मास ऐसा किसी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो ऐसे केस में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जा रहा था, mr² हो जा रहा था, जो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था पहले। बट अगर हम बात करें कोई लार्ज बॉडी की, तो लार्ज बॉडी के केस में क्या होता है कि उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना पड़ता है। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों, वो किस पे डिपेंड करता है, लार्ज बॉडी की अगर हम बारे में बात करें, वो किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली बात है, इनर्शिया है तो मास पे डिपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मास होगा उसको घुमाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। समझ में आ रहा है बच्चों। दूसरा ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, जो पार्टिकल्स है उनकी ओरिएंटेशन एक्सिस के अराउंड कैसी है। अब एक खास बात है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, लोगों को लगता है कि अगर कोई लार्ज बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स होगा, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो ये बच्चे ये है, अब मान लो ये हमारे पास ये मार्कर है, इसको आप कितने एक्सिस के अबाउट घुमा सकते हो, कितने एक्सिस के अबाउट, इसको हम इनफाइनाइट एक्सिस के अबाउट घुमा सकते हैं। इनफाइनाइट एक्सिस कैसे, देखो इस कोने इधर देखो बच्चे, किनारे के अबाउट घुमाएंगे तो इधर देखो भाई, किनारे के अबाउट घुमाएंगे तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। कितने भी एक्सिस के अबाउट घुमा सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई भी एक बॉडी लो, जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको आप इस एक्सिस के अबाउट भी घुमा सकते हो, इस एक्सिस के अबाउट भी घुमा सकते हो, इस एक्सिस के अबाउट भी घुमा सकते हो। जब हम किसी भी बॉडी को कहें तो हम बहुत अलग अलग टाइप से उसको घुमा सकते हैं। हो सकता है मैं इसके अबाउट घुमाऊँ, एक्सिस ये ले लूँ, ऐसे घूम रही है बॉडी, हो सकता है बीच से घुमाऊँ, हो सकता है कोने से घुमाऊँ, हो सकता है यूँ घुमाऊँ, हो सकता है ऐसे घुमाऊँ, टेढ़ा मेढ़ा घुमाऊँ। तो ऐसा कहा जाता है, मतलब एक वैसे तो इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है, बट ऐसा कहा जाता है कि किसी भी आप बॉडी को घुमाते हो तो अलग अलग पॉइंट के अबाउट बॉडी को अलग अलग एक्सिस के अबाउट क्या किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम कहें तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। क्या नहीं होती है, फिक्स वैल्यू नहीं होती है। अब जैसे मान लो ये हमारे पास एक बोतल है, ये फ्रूटी की बोतल है जैसे कि आप सब देख रहे हो तो अब इसको अगर हमको घुमाना है तो आप इसको ऐसे भी घुमा सकते हो, ऐसे भी घुमा सकते हो, किनारे के अबाउट भी घुमा सकते हो, तिरछा भी घुमा सकते हो, मतलब मल्टीपल एक्सिस के अबाउट घुमा सकते हो जैसे हम चाहें। बट बात यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर हम कैसे निकालें, क्योंकि आप जब हर एक्सिस के अबाउट जब घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आएगा। तो फिर मैंने बोर्ड पे जो अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हैं तो उसकी क्या मतलब है, उसकी क्या अहमियत है, बताते हैं। देखो जी, ऑल दो अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग कर दोगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगा, और किसी भी बॉडी का एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन नहीं होता, क्योंकि एक्सिस के साथ वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बट फिर भी कुछ वैल्यूज़ जो है, जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, हम उसको ध्यान में रख सकते हैं, उसको हम डिराइव करते हैं, उसको याद रख सकते हैं। इधर देखो बच्चे, जो आमतौर पर डेली लाइफ में हमारे काम आ सकती है, जैसे कि रिंग, डिस्क, ये सब हमने एग्जांपल लिए। अब इसमें भी देखो, जैसे मान लो हमने बताया कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, डिस्क का ये, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो है mr²/2 है, इसमें मास m है और रेडियस r है। ये कब है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। ये तब है कि जो हमारा एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रहा है, ठीक सेंटर से पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है, सेंटर से। ये देखो, ये एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। और ये जो एक्सिस है वो सरफेस की कैसा है, परपेंडिकुलर है। सरफेस की कैसा है, परपेंडिकुलर है। अब क्या मतलब, एक डिस्क को भी आप घुमाते हो तो क्या आप मल्टीपल एक्सिस हो सकते हैं, पॉसिबली, बिल्कुल। एक डिस्क को भी आप घुमाओगे तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट घुमा सकते हो। कड़ा दोगे, अच्छा कड़ा है, हाँ मतलब जैसे मान लो ये,
तो ये एक रिंग है मान लो बच्चे, तो ये रिंग चाहे तो ऐसे घूम सकती है यूँ, ठीक है, चाहे तो यूँ घूम सकती है, चाहे तिरछी, मतलब आप चाहो तो इस चीज़ को भी अलग अलग एक्सिस के अबाउट क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। तो कोई भी एक बॉडी है उसको आप अलग अलग एक्सिस के अबाउट घुमा सकते हो, बट मेनली हमारे जो बेसिक काम आती है, जैसे डिस्क इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो अगर इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो क्या होगा, mr²/2। तो हमने बोर्ड पे फिर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हैं वो किस लिए लिखे हैं, वो हमने वो एक्सिस लिए हैं जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं और सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब जैसे मान लो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr², कब, जब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से पास हो रहा हो और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर, तो इस केस में mr² होगा। सब में परपेंडिकुलर मैच किया। अब देखो बच्चे, हमने ये लिया हॉलो सिलेंडर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr², जितना जिसका होता है रिंग का, क्योंकि रिंग भी हॉलो होती है और हॉलो सिलेंडर भी क्या होता है, हॉलो होता है। इसका कितना है, mr², ठीक रिंग जितना, और इसका भी सेम केस है, जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और वो सरफेस की क्या है, परपेंडिकुलर है। जो सॉलिड सिलेंडर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि इसकी इन दोनों का मास डिस्ट्रीब्यूशन लगभग क्या होता है, सेम होता है। इधर देखो बच्चे, तो इसका mr²/2 है, इसका भी mr²/2 है। अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर की और हॉलो स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr² और हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 mr²। और जो रॉड है अगर उसके सेंटर एक्सिस से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, वेयर l इज लेंथ ऑफ रॉड। तो अब बात ये आती है, अच्छा हमने कुछ बेसिक तो पढ़ ली, मान लें हम ये याद भी कर ली, क्योंकि पहले तो डेरिवेशन वगैरह भी करने होते थे, बट क्या हम अगर एक बॉडी को किसी और एक्सिस के अबाउट घुमाएं तो क्या हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। हमें दो थ्योरम दी जाती हैं जो एग्जामिनेशन में और एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें कहा जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उन थ्योरम की हेल्प से हम दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये है, अब रॉड को हम इस केस में क्या है, रॉड को हम कहाँ घुमा रहे हैं, इस सेंटर एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, रॉड यूँ घूम रही है बीच से, ठीक है। अब मान लो हमको सेंटर एक्सिस के अबाउट ना घुमा के साइड से घुमानी है रॉड, कैसे घुमानी है, साइड एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या करना है, चेंज करना है। तो हम कैसे निकालें भाई, ये वैल्यू तो चलो हमने याद कर ली, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हमारे पास दो थ्योरम होती है, एक होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक होती है वो हम यूज़ करते हैं, और हम बाकी एक्सिस के अबाउट भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, तो हमारे काम आएगी। चलो करें आगे, करते हैं।